तो देखो, सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी। अब देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर पंखा गिर जाए या फिर आप स्कूटी से गिर जाओ तो आप इसको एक खतरा मानने लगो, तो इसका मतलब आप घर से ही ना निकलो, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं मानव जीवन में जो मौजूद खतरे हैं उनको दूर करना। सुरक्षा को दो तरह से डिफाइन किया गया है, पारंपरिक सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा, या हम जिसे ये भी कह सकते हैं अपारंपरिक सुरक्षा। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, इसमें क्या माना जाता है कि किसी देश को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बाहरी खतरे से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, 1962 में चाइना ने ना इंडिया पे क्या करा था? अटैक कर दिया था। तो कोई भी देश अगर किसी देश पे हमला करता है ना, तो इससे उनके देश में रहने वाले सिटीजन्स ही नहीं बल्कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी सोवर्निटी, इन सब पे अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, गैर पारंपरिक खतरों में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से अब नए खतरे हैं जो देश के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है, जिसमें क्या होता है? अकाल आ जाता है, महामारी आ जाती है, आपने कोविड-19 देखा होगा, प्राकृतिक आपदा। अब इन खतरों से हम किस तरह से बच सकते हैं? कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जिसे फॉलो करके कोई भी देश इन खतरों से बच सकता है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन। दिस इज पूजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा का क्या मतलब होता है, हमें किन किन खतरों से हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा के कितने टाइप्स होते हैं, हमारे देश को, हमारी लाइफ को, हमारी इंडिपेंडेंस को किन किन चीज़ों से खतरा है और कौन से खतरे ऐसे हैं जिन्हें हमें मिलके सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को एक साथ आना होगा और इन खतरों से बचने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, तभी जो ह्यूमन लाइफ है वो इन तरह के खतरों से आज़ाद हो सकती है और अपनी लाइफ को शांतिपूर्ण तरीके से जी सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सुरक्षा। तो देखो, सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आज़ादी, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम किन खतरों से आज़ाद हैं, क्योंकि अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कोई ना कोई खतरा हमारे आसपास होता ही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूटी से कहीं जा रहे हो, आपका बैलेंस बिगड़ता है और आप स्कूटी से गिर जाते हो, तो ये भी एक तरह का खतरा है। तो इस वे में हमें ये समझना पड़ेगा हमें किन खतरों को रियल खतरा मानना होगा और कौन से ऐसे खतरे हैं जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो हमारे कोर वैल्यूज से रिलेट नहीं करते हैं। अब देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर पंखा गिर जाए या फिर आप स्कूटी से गिर जाओ तो आप इसको एक खतरा मानने लगो, तो इसका मतलब आप घर से ही ना निकलो, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं मानव जीवन में जो मौजूद खतरे हैं उनको दूर करना, यानी कि ह्यूमन लाइफ में कौन कौन से खतरे हैं जिससे एक ह्यूमन की लाइफ को खतरा हो सकता है, उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है और उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। उन खतरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, जब भी इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसके अस्तित्व पर कहीं ना कहीं किसी तरह का खतरा होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, ठीक है। जो काम हम डेली लाइफ में करते हैं हमें उसे करना ही पड़ेगा। असली खतरा वही है जो जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान जैसे मूल्यों को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब ये है कि कौन से खतरे हैं जो ह्यूमन की लाइफ को, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके सम्मान को और उसकी स्वतंत्रता को खतरे पहुंचा सकते हैं। तो देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1962 में चाइना ने ना इंडिया पे क्या करा था? अटैक कर दिया था। तो कोई भी देश अगर किसी देश पे हमला करता है ना, तो इससे उनके देश में रहने वाले सिटीजन्स ही नहीं बल्कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी सोवर्निटी, इन सब पे अफेक्ट पड़ता है। ये देश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा और इससे क्या होगा? उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ तो अफेक्ट होगी ही होगी। उनकी सोवर्निटी, उनकी इंडिपेंडेंस, उनके बेसिक राइट्स, इन सब का वायलेशन होगा और वो देश कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? उनके जीवन पे, उनकी स्वतंत्रता पर और सम्मान पर जो है खतरा पहुंच सकता है। इस तरह के जो खतरे होते हैं, इससे क्या होता है? बड़े और व्यापक लेवल पर नुकसान होता है और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को केंद्रीय खतरे कहा जाता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा केंद्रीय खतरे किसे कहा गया है। हमारे ह्यूमन राइट्स को, हमारी सोवर्निटी को, हमारे देश की आज़ादी को। क्योंकि अगर हमारे पास ये बेसिक चीज़ें ही नहीं होगी तो भैया आप किस बात के स्वतंत्र हो? आप तो किसी देश के गुलाम बन के रह जाओगे। अगर इन्हें समय पर नहीं रोका गया ना, तो इससे बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो सकता है। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें कि सुरक्षा का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है गंभीर खतरों से आज़ादी। सो अगर आप सभी बच्चों को यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप यस मैम, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो, सुरक्षा की हम धारणाएं पढ़ने वाले हैं। सुरक्षा को दो तरह से डिफाइन किया गया है, पारंपरिक सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा, या हम जिसे ये भी कह सकते हैं अपारंपरिक सुरक्षा। अब देखो, पारंपरिक सुरक्षा में कौन कौन से खतरे आते हैं? पारंपरिक सुरक्षा में आता है सैन्य हमला।
फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री ए है, वो बॉर्डर पार से कंट्री बी पर हमला कर दे, ये क्या हो जाएगा? सैन्य हमला। तो जनसंहार के बारे में हम पढ़ेंगे कि जनसंहार क्या है। एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा है, जिससे क्या होता है, किसी देश की कम्युनिटी, यानी कि एक जो पूरी कम्युनिटी होती है उसको मारने की कोशिश की जाती है बाहरी देश के द्वारा। देखो, शक्ति संतुलन में हम बात करेंगे कि किस तरह से दुश्मन देश जितनी अपनी पावर को बढ़ाकर हम अपने आप को बाहरी खतरों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम गठबंधन के बारे में कि किस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में कि अमेरिका ने अपना एक अलग अलायंस बनाया था, ग्रुप बनाया था, और सोवियत यूनियन ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया था, जिसमें क्या एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अगर किसी भी देश पे कोई बाहरी देश हमला करता है तो ये सारे देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस देश पे हमला करेंगे। ठीक है। सशस्त्रीकरण में हम पढ़ेंगे कि जब कोई देश और सेना अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करने लगे, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने लगे, और इस तरह से वो अपने देश की सुरक्षा कर सकती है बाहरी खतरों से। सो यहाँ पे आपने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, जिसमें था बाहरी खतरे। किस किस तरह से एक देश को बाहर के देशों से खतरे होते हैं और वो किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा में कि किस तरह से किसी देश को अपने खुद के देश के अंदर ही खतरे हो सकते हैं और इन आंतरिक खतरों से किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है। सो आंतरिक खतरों में हम सबसे पहले बात करेंगे कानून व्यवस्था की। मान लो किसी देश के अंदर लॉ और ऑर्डर ही सही से नहीं चल रहा, तो वो देश तो भाई अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, अगर आप अपने घर में रह रहे हो और आपके घर की जड़ें मजबूत है, आप सब मिलजुल कर रह रहे हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, ठीक है, आप अब क्या करोगे? बाहर जाओगे, अर्न करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। सेम यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है कि अगर कोई देश का लॉ और ऑर्डर ही खराब है तो ये क्या करेगा? ये देश तो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा और बाहरी देश उसको अपने अंडर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अलगाव में क्या होता है, किसी भी देश के अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो भाई सरकार से डिमांड करते हैं कि भाई हमें अलग कर दो, हमारा जो स्टेट है उसी नाम का हमारा एक देश बना दो। जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश पैदा होता है। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है, लॉ वायलेट होते हैं और वो देश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। गृह युद्ध में क्या होगा? मान लो कोई देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, लोगों के लड़ने से क्या हुआ? लॉ और ऑर्डर वायलेट हुआ, वो देश अपने आप कमज़ोर हो गया। अब बाहरी ताकतें क्या करेंगे? उस देश को अपने अंडर कर लेंगे। तो ये कुछ खतरे होते हैं किसी देश को अपने ही देश के अंदर से। इस लेवल पर आके पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी बच्चों ने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किससे सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको पॉइंट ए लिखकर एक्सप्लेन करना है कि बाहरी खतरों से हमें ज़्यादा खतरा है, या फिर पॉइंट बी लिख के आपको ये बताना है कि आंतरिक खतरों से किसी देश को ज़्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहाँ तक टॉपिक्स हैं, इसको हम आगे स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि गैर पारंपरिक खतरे, या हम जिसे कह सकते हैं अपारंपरिक खतरों में क्या आता है। सो यहाँ पे देखो, गैर पारंपरिक खतरों में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से अब नए खतरे हैं जो देश के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। जिसमें क्या होता है, अकाल आ जाता है, महामारी आ जाती है, आपने कोविड-19 देखा होगा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो ये सारे खतरे हैं जिससे अगर हमने बचाव नहीं किया तो जितने ज़्यादा लोगों की जान इन खतरों से नहीं जाती ना, उससे कई ज़्यादा जान लोगों की इन खतरों की वजह से जाती है। बहुत सारे देशों को साथ आना पड़ेगा और इन खतरों से डील करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ नए चैलेंजेस, कुछ नए खतरे जो कि अब देशों के सामने हैं, वर्ल्ड के सामने हैं, जिससे डील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आतंकवाद, बीमारियाँ, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे कुछ नए तरह के खतरे हैं जिससे अगर वक्त रहते डील ना किया गया तो इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ठीक है, सो वन बाय वन हम इन खतरों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, इसमें क्या माना जाता है कि किसी देश को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? बाहरी खतरे से। ये अभी से नहीं माना जा रहा, ये भाई बहुत पहले से माना जा रहा है, सदियों से माना जा रहा है। तो देखो, पारंपरिक सुरक्षा का मतलब है कि किसी भी देश को बाहर के सैनिक हमलों से बचाना, उसकी बाउंड्रीज की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्योंकि क्या होता है, सैनिक खतरे को ना सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। क्योंकि मान लो कोई सेना है, कोई देश है, अगर वो किसी भी देश पे हमला कर देता है, उसके सारे ह्यूमन राइट्स फेल हो जाएंगे, उसके लॉ और ऑर्डर फेल हो जाएंगे और वो देश क्या होगा? गुलाम बन जाएगा धीरे धीरे करके। यानी कि अगर कोई दूसरा देश हमला करे तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है पारंपरिक अवधारणा में कि खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप इस वाले मैप में समझोगे आप, 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे वॉर कर दिया था तो इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी। इंडिया के पास जो उनका एग्रीकल्चर सेक्टर था बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो
इसमें क्या होता है, खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है। एग्जाम्पल में आप पाकिस्तान, क्या करता है पाकिस्तान, कई बार इंडिया पे अटैक कर देता है। वो तो भाई हमारी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है कि कई बार इन खतरों से हमें बचा लिया जाता है। पारंपरिक सोच में माना जाता है कि दुश्मन कौन है, कोई भारी राष्ट्र है, कोई भारी देश है। देश की सोवर्निटी की रक्षा करनी होती है, यानी कि सोवर्निटी का क्या मतलब है, अपने देश के जो फैसले हैं वो हम खुद ले सके, हमारी गवर्नमेंट ले सके जो हमारे द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है, ठीक है। और कोई और देश ना भाई उसमें दखल अंदाजी ना करे। हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना है और क्षेत्रीय अखंडता की हमें रक्षा करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं भारी खतरे में, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है। इसलिए हमें अपनी जो बाउंड्रीज है, अपनी सैन्य क्षमता है, इसको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखना होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बाहरी खतरों से हमें किस तरह से बचना पड़ेगा। देखो, बाहरी खतरों की पारंपरिक अवधारणा में हमने अभी अभी पढ़ा था कि क्या होता है, खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सैन्य हमले की धमकी देता है और किसी भी देश की सोवर्निटी, स्वतंत्रता और जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है। अब इन खतरों से हम किस तरह से बच सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जिसे फॉलो करके कोई भी देश इन खतरों से बच सकता है। पहला है अवरोध। देखो, ऐसी ताकत रखना कि जिससे दुश्मन देश डर जाए। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि कोल्ड वॉर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, अमेरिका के पास जितने हथियार होते हैं ना, उतने ही हथियार क्या होता है, सोवियत यूनियन के पास होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही देशों के पास पता होता है कि भाई दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। अगर किसी एक देश ने भी हमला करा तो भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही देशों को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों ही देश क्या करते हैं कि वॉर ना करके क्या करते हैं, जस्ट कोल्ड वॉर को फॉलो करते हैं, मतलब बस डरा देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर हम इसे एक लाइन में समझे तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन देश के पास जितने भी हथियार है ना, उतने हथियार तो अपने पास रखना ही रखना है। अब उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, डेटरेंस की थ्योरी। सैन्य शक्ति यानी कि देश के पास जितने भी टेक्नोलॉजी है, हथियार है, सेना है, उस पर इन्वेस्ट करना, उसको ताकतवर बनाना, ताकि इन फ्यूचर कोई वॉर होता है तो हमारे देश की सेना हमारी रक्षा कर सके। शक्ति संतुलन, भाई इसको तो आप ना जितने स्टार्स दे दो उतने कम है, 5 स्टार्स दे दो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता ही आता है, तो इसे ध्यान से समझ लेना। शक्ति संतुलन में क्या होता है कि हर देश अपने आसपास देखता है, अपने पड़ोसी देशों को देखता है, उसकी ताकत को देखता है, उसके पास कितने बॉम्ब्स हैं, उसकी जो सेना कितनी ताकतवर है उसको देखता है, ठीक है। कुछ देश छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ताकतवर होते हैं। अगर पड़ोसी देश बहुत ताकतवर है तो इससे क्या होता है, हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि इससे ना भाई खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे सरकार को एक अंदाज़ा लग जाता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में उसे किस देश से ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपनी सेना पर, अपने टेक्नोलॉजी पर, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है और उसे ताकतवर बनाने की कोशिश करती है। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करके हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं बाहरी खतरों से। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं गठबंधन, मतलब कि ये भी एक पॉइंट है जिसे फॉलो करके हम बाहरी खतरों से बच सकते हैं। गठबंधन में क्या होता है, देश मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, नाटो जैसे संगठन बनते हैं और जो सोवियत संघ है वो वार्सा पैक्ट बनाता है, यानी कि दोनों अपने गठबंधन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं बाहरी खतरों से बचने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ना आप 7 स्टार्स दे देना, ठीक है। 7 स्टार्स दे देना इस वाले टॉपिक को, क्योंकि एग्जाम में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में 101% आएगा। युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के पास किस किस तरह के तरीके होते हैं अपने देश की रक्षा करने के। तो देखो, युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के पास 3 मुख्य ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये होता है कि आत्मसमर्पण कर देना, कि भाई हार मान लेना, कि दुश्मन देश हमसे इतना ताकतवर है ना कि भाई हमें हार माननी पड़ेगी। सेकंड है अपनी रक्षा करना, यानी कि अगर कोई देश अटैक कर रहा है ना तो आप भी अटैक करो और अपने देश की लोगों की रक्षा करो। डर दिखाकर रोकना, यानी कि डेटरेंस की थ्योरी आपने देखी होगी कि इतनी ताकत दिखा देना ना दुश्मन देश को कि भाई अगर तेरे पास इतने बॉम्ब है ना, हमारे पास भी इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, कि वो सामने वाले देश ना इसे देख के खुद ही हार मान जाए और वॉर ही ना करे। सो अगर आप इस चैप्टर के नोट्स बना रहे हो तो मुझे बताओ कि आपने नोट्स बना लिए हैं, और आप टेलीग्राम पे ना इसके नोट्स मुझे भेज सकते हो। यहाँ तक हमने बात करी थी पारंपरिक धारणा की। सो इस वाले टॉपिक से हम बात करने वाले हैं अपारंपरिक सुरक्षा की, यानी कि ऐसे खतरे जिससे एक बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमन की जो लाइफ है सफ़र करती है। यहाँ पे जितने लोग मारे जाते हैं ना, उससे कई ज़्यादा 10 गुने लोग इस तरह के खतरों से मारे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो इसे आप ध्यान से समझना। तो चलो बात करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के बारे में। सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा का मतलब है
खतरा केवल सैन्य खतरों तक सीमित नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम सैन्य खतरों को लेकर नहीं चलते। इसमें मानव जीवन और उसके अस्तित्व को प्रभावित करने वाले बड़े खतरे शामिल हैं। इसमें अक्सर पूछा जाता है कि इसमें हमें किसकी सुरक्षा करनी है, किन चीज़ों से सुरक्षा करनी है और किन खतरों से सुरक्षा करनी है। इसमें हमें मानवता की सुरक्षा करनी है। किसकी सुरक्षा करनी है? मानवता की सुरक्षा। इसका ध्यान केवल हिंसक खतरों पे होता है, जैसे कि युद्ध हो गया किसी देश में, आतंकवाद हो गया, दंगे फसाद हो गए, गृह युद्ध हो गया। इसमें क्या होता है, अगर इनमें से कोई एक भी सिचुएशन हो जाती है ना, तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जान जाती है। इस लेवल पर लोगों की जान जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो इसका उद्देश्य ये है कि हमें लोगों को खून खराबे से बचाना है, हमें लोगों की रक्षा करनी है, उनकी लाइफ की रक्षा करनी है। हिंसा के साथ साथ इसमें अन्य बड़े खतरे भी शामिल हैं, जैसे कि अकाल। किसी देश में मान लो अकाल पड़ जाए, ठीक है, भुखमरी जैसी सिचुएशन आ जाए, महामारी। रिसेंट एग्जाम्पल लेके चलो कोविड-19। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कोविड-19 से ना जाने कितनी मात्रा में अलग अलग देशों में लोगों की जानें गई थी। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए, गरीबी, किसी भी देश में अगर गरीबी है तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लोगों की जानें जाएंगी। पर्यावरण प्रदूषण, अगर हमें भाई स्वच्छ एयर ही नहीं मिलेगी, साफ पानी नहीं मिलेगा, तो इससे तो ऑफकोर्स लोगों की जान जाएगी। ये जो खतरे हैं, ये सब मिलकर जितने लोगों को नहीं मारते ना, उससे ज़्यादा लोगों की जानें अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों की वजह से जाती है। तो हमें इन तरह के खतरों से लोगों की रक्षा करनी है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, अपारंपरिक सुरक्षा का मतलब है, इसका उद्देश्य है कि हमें मानव जाति की रक्षा करनी है। चाहे खतरा युद्ध से हो, बीमारी से हो या फिर गरीबी से हो, हमें लोगों की लाइफ को बचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना होगा देशों के बीच में, ताकि इन तरह के खतरों से आपस में मिलकर इनका निपटारा किया जा सके और पूरी मानवता की जो है रक्षा की जा सके। देखो, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे संधियों के बारे में जो कि देशों के बीच में की गई, ताकि जो हथियारों की होड़ थी ना एक टाइम पे, कि भाई किसके पास ज़्यादा हथियार होंगे और कौन जो है ज़्यादा युद्ध और तबाही कर सकता है, इसको कम किया जा सके, इसको नियंत्रण किया जा सके। देखो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे निशस्त्रीकरण की। निशस्त्रीकरण में क्या होता है, हथियारों को कम या फिर प्रतिबंधित करने पे ज़्यादा जोर होता है, ताकि युद्ध के खतरे को कम करना और दुनिया में शांति लाना। 1972 में एक संधि हुई थी, जैविक हथियार संधि, और 1992 में एक संधि हुई थी, रासायनिक हथियार संधि। सो इन संधियों को साइन करके जो देश थे, उन्होंने अपने जो हथियार थे या फिर हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, उनको खत्म करा था, उनको प्रतिबंधित करा था। हम बात करते हैं अस्त्र नियंत्रण में क्या होता है, हथियारों को सीमित करना। फॉर एग्जाम्पल SALT I हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ताकि हथियारों को सीमित किया जा सके। इन दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ पे क्या होता है, हथियारों को यहाँ पे खत्म करने के लिए या पूरी तरह से भाई इसको प्रोहिबिटेड कर दो, इस पे बात होती है। लेकिन आर्म्स कंट्रोल में क्या होता है, उसको सीमित करने के लिए बात होती है कि भाई एक कंट्रोल में तुम इसे यूज करोगे। 1972 में एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि ABM, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ को मिसाइल रक्षा प्रणाली सीमित रखने के लिए कहा गया था कि भाई तुम दोनों देशों के पास ही बहुत ज़्यादा हथियार हैं और तुम्हें अपने जो हथियार हैं इनको सीमित करना होगा, ताकि देश में शांति को स्थापित किया जा सके। ये कुछ एग्रीमेंट्स थे जो साइन हुए थे देशों के बीच में, आपको समझ में आ गए होंगे। बस आपको जोर इस बात पे देना है कि निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियारों को कम करना, या हम एक तरह से कहें पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, कि तुम उसका यूज़ ही नहीं करोगे। और अस्त्र नियंत्रण में क्या होता है कि हथियारों को बस सीमित करने पर जोर होता है कि अपने जो हथियार है ना भाई, उसको एक लिमिट में यूज़ करो, उससे ज़्यादा तुम बढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और संधियों के बारे में देखते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी हथियारों को सीमित करने के लिए, जैसे कि SALT II, START सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, NPT, मतलब कि अपने जो हथियार है भाई उसको अब तुम एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये कुछ संधियाँ आपको जस्ट पढ़नी है और अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है। अब देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसका क्या मतलब होता है, ऐसे कदम उठाना देश में जिससे दो देशों के बीच में विश्वास बढ़े और युद्ध और गलतफहमी की संभावना कम हो जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, देश में शांति स्थापित होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे क्या हुआ, बाहरी जो खतरे हैं इनको एक तरह से कम करने के लिए कुछ संधियाँ की गई। आई जस्ट होप सो आपको वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि भाई उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके। सो देखो, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं खतरे के नए स्रोत। मतलब अब ऐसे कौन कौन से खतरे आ गए हैं, न्यू ट्रेंडिंग खतरे, जिससे ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। पहला तो देखो भाई, आतंकवाद है। आतंकवाद में क्या होता है, एक आतंकवादियों का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, आम नागरिकों को जानबूझ के निशाना बनाता है
और अपने जो भी मांगे हैं उसे राजनीतिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उससे मनवाने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जाने जाती है। ठीक है, वैश्विक गरीबी, भाई अगर गरीबी होगी तो क्या होगा, गरीबी असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि क्या होता है, अमीर देश जो होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं, उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है, संसाधन होते हैं, और अगर गरीब देश की आय कम है, वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है। भाई अगर तुम्हारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं होगी तो तुम्हारी तो सोचने समझने की शक्तियाँ ही नहीं होंगी तुम्हारे पास, तो क्या होगा, तुम किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कोई भी गलत स्टेप ले सकते हो। तो गरीबी एक सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे, और एक बहुत बड़ा खतरा है, और एक ह्यूमन लाइफ को एक थ्रेट हो सकता है इससे। माइग्रेशन, गरीब या असुरक्षित देश अच्छे जीवन के लिए क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी लाइफ मिल सके, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके जॉब के लिए। इससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा होता है, क्योंकि अगर मान लो कोई इस देश के लोग हैं उस देश में जा रहे हैं, तो भाई इस देश की कंट्री की गवर्नमेंट तो कहेगी ना, तुम अपने देश के लोगों को क्यों नहीं संभाल के रखते हो, यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपस में एक तरह से वॉर हो सकती है, युद्ध हो सकती है, हिंसा हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस देखना, प्रवासी किन्हें कहते हैं, जो अपनी इच्छा से देश छोड़ के जाते हैं, और रेफ्यूजी किसे कहते हैं, मान लो किसी देश में कोई हिंसा हो जाती है तो उस देश के लोग क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे देश में जाने को मजबूर हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्यूजी। आज के टाइम पे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स, कोविड-19 जैसी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा लेवल पे फैल रही हैं, इससे क्या होता है, सिर्फ एक देश के लोगों को नहीं, इससे पूरे वर्ल्ड के लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे वर्ल्ड की जो लोगों की लाइफ है उससे खतरा हो सकता है। सो ये सभी खतरे केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, और इसे निपटने के लिए, इन सब नए खतरों से निपटने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, सहयोगात्मक सुरक्षा की ज़रूरत है। यानी कि एक हमें आपस में क्या करना होगा, पारंपरिक खतरों से बचने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देना होगा। हमें वर्ल्ड के लेवल पर कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, जिसे मिलकर सभी देश फॉलो करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक, स्वयंसेवी संगठन, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या करते हैं कि लोगों की रक्षा के लिए, उनके राइट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में कि भारत की सुरक्षा नीति के क्या क्या घटक है, मतलब भारत अपनी सुरक्षा किन किन तरीकों से कर रहा है। पहला है सैन्य क्षमता, यानी कि भारत अपनी सेना को मजबूत रखता है ताकि बाहरी खतरों से, जैसे कि पाकिस्तान और चीन से रक्षा कर सके। इसी वजह से भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण भी किए थे। अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्थाओं को मजबूत बनाना, भारत शांति बनाए रखने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो भी नियम है, उसको समर्थन करता है। और इसी सोच से भारत ने क्या करा था ना, गुटनिरपेक्ष नाम का जो एक आंदोलन करा था, ताकि जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है वो भाई अपने आप को मजबूत कर सके और किसी भी दूसरे देश की गुलाम ना बन सके। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए भारत अपनी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसको फॉलो करता है और इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। आर्थिक विकास, देश की गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए आर्थिक विकास पे जोर दिया जाता है, यानी कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना ताकि सबको रोजगार मिल सके, सबको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके और जो गरीब लोग हैं वो उस गरीबी से बाहर आ सके और पढ़ लिख कर अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे भारत की सुरक्षा नीति के कि भारत किस तरह से अपनी सुरक्षा करता है। आई जस्ट होप सो यहाँ पे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, आपके सभी डाउट्स का नीचे सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस की बाकी की वीडियोस देखने के लिए आप इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ तक अगर आपने इस चैप्टर को समझा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और हिस्ट्री के बाकी के चैप्टर्स के लिए आप इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज चैप्टर। सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन सब का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।